नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश शैलेना सिंह जी। शैलेना जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, थैंक यू। शैलेना जी, जिस प्रकार से चुनाव सुधार एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है जी हाँ, वर्तमान समय में, राजनीति के परिदृश्य में चुनाव एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि ये जितना ज़्यादा सुदृढ़ होगा लोकतंत्र को उतनी मजबूती मिलेगी। इस विषय में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। इसमें प्रतिक्रिया तो एक ही है कि आपसे पूर्ण सहमति है। इससे असहमत तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी अच्छा चुनाव हो उसके लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि चुनाव का जो उसकी पृष्ठभूमि है, उसके पूर्व जो इंतज़ाम है वो बहुत पुख्ता होने चाहिए। तो चुनाव के सुधार में ये भी शामिल है कि हम लोग जैसे अपना इलेक्टोरल रोल है वो शुद्ध हो। अगर कोई इलेक्टोरल रोल किसी जगह का या किसी क्षेत्र का शुद्ध नहीं है तो चुनाव कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। कभी कहीं ज़्यादा वोटर्स दर्ज हैं, गलत नंबर दर्ज हैं और उनसे वोटिंग होती है, तो ये प्रक्रिया तो नेचुरली डिफेक्टिव है। तो इसके अंतर्गत नेरपैप नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया और उसके बाद में अब नेर्प का प्रोग्राम चल रहा है और लाखों की संख्या में जो दोहरी एंट्रीज थी या कई बार जो मृत लोग थे उनका नाम भी शामिल था, ये सब एक बहुत इंटेंसिव प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। हमारे BLOs होते हैं, वो डोर टू डोर जाकर और इसे चेक करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या ये आंकड़े सही हैं, क्या आंकड़े गलत है। और हम लोग प्रचार प्रसार भी करते हैं, हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ होती हैं, मीडिया के थ्रू इंटरैक्शन होता है। जैसे आपके माध्यम से अब बात हो रही है तो निवेदन रहता है वोटर्स से कि वे अगर उनका नाम 3-4 जगह दर्ज है तो वो अपना नाम उस जगह से कटवाएं ताकि 4-4 जगह दर्ज ना हो। इसके अलावा आप लोग जानते ही हैं कि हमारे यहाँ इंडेलिबल इंक यूज़ होती है, तो इंडेलिबल इंक एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। उसके अतिरिक्त अब EVM से काउंटिंग होना शुरू हुआ। पुराने ज़माने में बैलेट पेपर काउंट होता था, घंटों लगते थे, गलतियों की ज़्यादा संभावना थी। अब कितनी त्वरित गति से EVM से ये काम होता है। तो इस तरह चुनाव सुधार तो एक ऐसी चीज़ है जो एक निरंतर चलने वाली और एंडलेस प्रक्रिया है। और सुधार खूब सुधार की गुंजाइश है। एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक एपिक रेशियो होता है कि हमारे यहाँ कितने परसेंटेज ऑफ वोटर्स होने चाहिए, लगभग 61% के करीब 18+ के। तो हमारा जो एपिक रेशियो है जनरल इलेक्शंस जो अभी हुए उस वक्त लगभग 55% के पास था। मतलब हमारे यहाँ गलत संख्या में दर्ज थे वोटर्स। अब वो सुधर के लगभग जो हमारा रेशियो होना चाहिए 61 के आसपास, लगभग उसके पास पहुंच गया। तो ये इससे क्लियर होता जाता है कि हम लोग कितना अपना वोटर लिस्ट में दृढ़ आ गए हैं। जैसा आपने EVM की बात की, तो EVM निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम है। इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से वोटिंग कराना, गलतियों की गुंजाइश कम होती है, लेकिन बावजूद इसके कई बार कई राजनीतिक दल EVM को लेकर भी प्रश्न खड़े करते हैं कि कुछ EVM में गड़बड़ी थी, ऐसा हो गया, इस वजह से हार गए। आपको लगता है कि EVM में भी गड़बड़ी की जा सकती है जबकि बहुत सिक्योर तरीके से? देखिए, होना तो नहीं चाहिए है, पर एरर या टेक्निकल एरर कभी हो तो उसके लिए एक प्रक्रिया है। पहले तो मॉक पोल किया जाता है और पहले EVM को टेस्ट भी किया जाता है। तो EVM का बटन जब आदमी, उसका जो इस तरह का सिस्टम रहता है कि आदमी जैसे एक बार बटन दबाता है तो एक वोट दर्ज होती है और जो दूसरी तरफ हमारे बैठे रहते हैं व्यक्ति, जो हमारा टेक्निकल स्टाफ रहता है, उसके यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट होता है, वो दोबारा उसको प्रेस करेगा नहीं जब तक वो दोबारा बटन दबेगा नहीं तो एक व्यक्ति 6 वोट भी तो कास्ट कर सकता था। ये प्रश्न भी तो आना चाहिए हमारे दिमाग में। वो ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मली मेरी राय में तो EVM में टैंपरिंग मुझे नहीं लगता कि संभव है, खास तौर से जब मॉक पोल होता है, EVM टेस्टिंग होता है, उसमें सभी पार्टीज के लोगों को बुलाया जाता है। और कुछ गलती का तो देखिए, जो पुरानी टेक्निक्स हैं उसमें भी गुंजाइश रहती है, नई टेक्निक्स हैं उसमें भी अगर कोई त्रुटि दिखती है तो कई बार वोटिंग बंद भी की जाती है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, TN सेशन साहब के बाद चुनाव आयोग क्या है ये आम जनमानस तक पहुंचा और उसके बाद लगातार चुनाव आयोग की अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं सामने आती रहती हैं। अभी आए दिन जब चुनाव आयोग में शिकायतें होती हैं, वो शिकायतें बहुत लंबी चलती हैं। उन शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली।
तो आचार संहिता का उल्लंघन, आए दिन ये मामले दर्ज होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत ज़्यादा इस विषय में बहुत पारदर्शी और बहुत सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है? बिल्कुल सही, आपका कहना सही है कि जब शिकायत हो, एक तो उसका निराकरण बहुत त्वरित होना चाहिए। इलेक्शन पेटिशंस हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ का हर लेवल पर शीघ्र निराकरण होना चाहिए। मैं पूर्णतः आपसे सहमत हूँ। और मेरा ये सोचना है कि अगर हम डिले करते हैं किसी प्रोसेस को, तो फिर हम वो डेमोक्रेसी को ही होल्ड कर देते हैं। और ये भी सही है कि सेशन साहब ने इलेक्शन कमीशन को वो गरिमा दी, वो दांत दिए और वो शक्ति दी। उन्होंने बताया कि यदि चुनाव निष्पक्ष तरीके से और निष्ठा से किए जाते हैं तो उसका नतीजा क्या है, हमारी डेमोक्रेसी और स्वच्छ होती है। और हमारा यहाँ जहाँ तक प्रयास रहता है आजकल, क्योंकि शिकायतें जो पहले आती थी पत्र से लिखी आई और फिर पत्र से लिखी गई, हमारा प्रयास रहता है कि जब कोई बाई इलेक्शन है तो हमें उस बाई इलेक्शन से पूर्व समस्त शिकायतों का निराकरण करना चाहिए। और जहाँ तक मेरी सोच है, हम लोग कई ऐसे कदम भी उठाए हैं कि जहाँ कोई शिकायत सही पाई गई तो उसको हटाने में भी हम लोगों ने प्रयास किए हैं। जैसे कल ही कोई शिकायत थी, अभी हमारे यहाँ लगभग जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं है, पर जो शिकायत है, कोई एक अनुराग मोदी जी ने शिकायत कर दी कि बहुत सारे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने हमसे अपेक्षा की कि इसका तुरंत निराकरण होना चाहिए। कलेक्टर की रिपोर्ट आई तो भी उनने कहा नहीं, कलेक्टर की रिपोर्ट अकेली नहीं माननी है, आप अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज से भी चेक कीजिए। फिर उस मामले में मैंने जॉइंट कमेटी गठित की, क्योंकि आरोप इनका ये था श्री मोदी का कि जो लोग कुछ लोग ट्राइबल्स हैं उनका नाम बैतूल की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जोड़ा जा रहा और जोड़ा जाना चाहिए। कलेक्टर का कहना था कि वो वहाँ के रेजिडेंट्स है ही नहीं, वो शायद छिंदवाड़ा के रेजिडेंट्स हैं। तो ऑब्वियस इसके लिए जॉइंट टीम गठित की और ऐसा पाया गया कि संभवतः वो फॉरेस्ट लैंड था जिसको वो वो चाहते थे कि हमें वोटर लिस्ट में शामिल हो, फिर वहाँ और सुविधा मिलने चालू होती है और उस तरह फिर मामला फैलता है, कई बार अतिक्रमण का मामला होता है। तो इस शिकायत का भी बहुत हम लोग ने मुस्तैदी से और प्रतिदिन उस पर हमने प्रतिक्रिया ली। 2 कलेक्टर्स को इन्वॉल्व किया, उनकी टीम्स को इन्वॉल्व किया, ऑब्जर्वर ने भी वही हमें बताया, तो उस शिकायत का निराकरण, लंबी खींची शिकायत। और उस तरह कल कोई शिकायत थी, कोई पंचायत सचिव आया है किसी अन्य ज़िले का इस क्षेत्र में, उसे नहीं होना चाहिए था, ऑब्जर्वर ने भी यही पाया, हमने भी दुरुस्त पाया, तो उसे हटाया गया वहाँ से तुरंत कि रातों रात उसको वहाँ से हटना चाहिए। तो आई थिंक कि जो लिमिटेड शिकायतें हैं उनका निराकरण हम लोग बहुत जल्द गति से कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर शिकायतों की बात की जाए, जी हाँ, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से जो शिकायतें सबसे ज़्यादा हैं, उनमें से एक पेड न्यूज़ नाम की एक कुरीति पनपी है, उसकी शिकायतें चुनाव आयोग से ज़्यादा हैं। पेड न्यूज़ के मामले में कई बार ऐसा होता है कि जब पूरे प्रदेश में चुनाव होते हैं तब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी गठित करके उनको ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन जब उपचुनाव होते हैं, अब उपचुनाव में जैसे सरकार के जो विज्ञापन चल रहे हैं उस टाइम पे तो चुनाव आयोग उन्हें प्रतिबंधित कर देता है, लेकिन जब वो चुनाव एक छोटे से क्षेत्र में होते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में होते हैं, तब सरकारी विज्ञापन पर रोक लगाना या पेड न्यूज़ को रोकना, उसके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता होगा। कैसे करते हैं चुनाव? उसके लिए भी इतना मुश्किल भी नहीं है एक्चुअली। देखिए, लोग चाहते हैं और कहते भी हैं, और अभी हमारी प्रेस की अभी मीटिंग हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें प्रेस के सामने रखते हैं। प्रेस के सामने एक तो हम हमारी निष्पक्षता उनके सामने बताना भी चाहते हैं और चाहते हैं कि जनता तक पहुंचे, कोई शिकायत हो तो हम तक पहुंचे। और अभी हमारे कुछ ही समय पूर्व हमारी एक कमेटी की बैठक हुई है, उस कमेटी में PRO है, प्रेस के कुछ प्रतिनिधि हैं, आकाशवाणी के, दूरदर्शन के, ये कमेटी गठित है पेड न्यूज़ के संबंध में। और हम लोग मतलब जो CO है वो एपेलेट अथॉरिटी भी है इसके लिए कि पेड न्यूज़ की कोई शिकायत का निराकरण करने के लिए। तो आज की डेट में उसमें कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई, परंतु अगर शिकायत प्राप्त होती है तो उस कमेटी में हम उसका निराकरण भी करते हैं। और ये भी सच है कि ऑपोजिशन पार्टीज़ का कई बार ये आरोप होता है कि
ये जो कोई विज्ञापन दिया गया है उसकी कीमत इतनी आंकी गई है, इतनी आंकी जानी चाहिए इत्यादि। तो इन चीज़ों पर भी हम लोग तवज्जो देते हैं कि जो उसका विज्ञापन का रेट है जी, अपना निर्धारित रेट जिसका भी कि लगभग उसके आसपास हो। तो ये नहीं कह सकते कि हम लोग पूर्णतः कंप्लीट है। कोई भी प्रक्रिया जब अटूट हो जाती है, अपार हो जाती है, तो वो तो फिर अल्टीमेट हो गई। अल्टीमेट तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग सब हर चीज़ में हम प्रोग्रेस करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे जो जैसे अब नए नए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आते जा रहे हैं, अब डिक्लेरेशन है कैंडिडेट्स का, कितनी उनकी संपत्ति है, क्या उनकी ये, तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे चुनाव में रिफॉर्म्स आ रहे हैं। उसी तरह हम लोग भी प्रक्रियाओं में रिफॉर्म्स की तरफ हम लोग अग्रसर हैं, और कैंडिडेट्स का ये उनकी जो सीमा है उसके अंदर हम प्रयास करते हैं कि उसी के अंदर उनका वो रहे, और स्वतंत्र हैं लोग ये कंप्लेन करने के लिए कि पेड न्यूज़। निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन में अगर देखा जाए तो रेगुलर रिफॉर्म्स तो आ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अगर सुदूर अंचलों की बात करें तो आज भी कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं सामने आती हैं। तो एक तो जहां मतदाता जागरूक है, क्षेत्र शांत हैं, क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ अति संवेदनशील जो आपके बूथ रहते हैं जहां मतदान होता है, चूँकि कई बार अव्यवस्थाओं के दौरान झड़प होती है, हिंसक झड़प होती है, लोगों की मौत भी हो जाती है। तो अगर उनको और ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ उनकी व्यवस्था की जाए तो शायद इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस साथ में स्ट्रिक्टनेस दोनों ही जरूरी है। बिल्कुल सही। तो इस बार ऐसा कुछ प्लान किया है चुनाव नहीं, बिल्कुल सही। और अभी वो यहाँ पे के लिए भी ध्यान में रखा गया है, और इसके पूर्व में जो हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी झाबुआ, रतलाम, वहाँ के जो हुए थे चुनाव, वो ज़्यादा सेंसिटिव थे। वहाँ शिकायतें ज़्यादा थी कि बूथ कैप्चरिंग का अंदेशा है, कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे कांग्रेस की ऐसी शिकायत थी। तो ऐसी शिकायत के होने करके हम लोग ने एक्स्ट्रा कंपनीज की भी डिमांड की थी, पुलिस बल की भी, एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर की उनने डिमांड की थी। तो एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर भी रातों रात वहाँ से ईसीआई ने अप्रूव किया, रातों रात फ्रेश ऑब्जर्वर्स भी आए। सुबह के वक्त में अतिरिक्त ऑब्जर्वर्स उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए कि इस तरह की बूथ कैप्चरिंग की कोई स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। और फॉर्चुनेटली ऐसी कोई शिकायत ना कांग्रेस से, जो प्रमुख दल था उस वक्त, ऑपोजिशन दल था, ना उससे ना किसी और से प्राप्त हुई। तो ऐसा ही हमारा पूर्ण विश्वास है कि बूथ कैप्चरिंग हमारे प्रदेश में तो कहीं होगा ही नहीं, और ये टॉलरेट हो ही नहीं सकता। जी जी। अभी जो चुनाव प्रक्रिया में अगर चाहे वोटर आईडी की बात करें या कैंसिलेशन की बात करें, नाम जोड़ने घटाने की बात करें, दो प्रक्रिया काम कर रही हैं। मैनुअली तो लगभग काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास समय नहीं है, जो उस प्रक्रिया में सिर्फ इस वजह से शामिल नहीं हो पाते कि उन्हें कतार में लगना पड़ेगा, समय जाएगा। तो अब जिस प्रकार से हर चीज़ आजकल ऑनलाइन है, तो क्या ये सुविधाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई हैं कि नाम आप ऑनलाइन जोड़ सकें, ऑनलाइन हटा सकें? बहुत सी सुविधा हमने, जैसे अभी एक नई इसी के अंतर्गत एसएमएस की एक प्रक्रिया चालू कर दी है। तो फर्ज करो आप अपना एक आवेदन देते हो नाम जोड़ने का, तो उसका कब आपने दर्ज कराया, आपको एसएमएस के ज़रिए उसकी जानकारी देती है। तो हम लोग लगभग काफ़ी भारी मात्रा में एसएमएस से जानकारी देना चालू किए हैं, और शिकायतों के संबंध में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक हम लोग जनता तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि उनका कोई, और ये भी एक सिस्टम हमारा बना हुआ है कि शिकायत है कुछ उसकी, तो उसमें कब तक निराकरण होगा उसकी भी जानकारी हम एसएमएस के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि और इश्यूज़, और क्यों नहीं एंड में शायद ये भी संभव हो, परंतु उसमें एक चीज़ है कि गोपनीयता की का बिंदु आ सकता है। क्योंकि देखिए ऑनलाइन हम लोग ये तो कह सकते हैं कि आपका फॉर्म मिला, आपकी ये चीज़ हुई, परंतु अगर आपका नाम कहीं जोड़ना है तो शायद फ़िलहाल यही बेहतर है कि व्यक्ति स्वयं जाए और अपना नाम, अपना एप्लीकेशन दे। तो कई चीज़ों में गोपनीयता को भी ध्यान में रखते हुए कि असल व्यक्ति है या नहीं, वो भी ध्यान रखना आवश्यक है। बट सर्टनली जो आप कह रहे हो, धीरे धीरे हर एक चीज़ कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से
आई थिंक हम लोग उसमें आधार से कनेक्ट करके शायद बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, क्योंकि आधार एक मैं कहना चाह रही थी पर कह इसलिए नहीं पा रही हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बंधन है। जी जी, क्योंकि हम लोग ने इसमें बहुत मेहनत की थी और कलेक्टर्स ने बहुत बहुत भारी मशक्कत की थी ये जो आधार कार्ड से इसको लिंक करने की, वोटर आईडी को। अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो रोक लगी उसमें हमें एग्जेम्पशन नहीं मिली, इसलिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते, परंतु उसका लिंक करना बहुत आवश्यक है। और उसमें यह था कि भी उसमें उनकी गोपनीयता भंग होती है, तो इसलिए आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। बट अदर देन दिस हम लोग और डेटा भी, जैसे समग्र में डेटा है, अभी हाल ही में हम लोग ने एक जो रिफॉर्म्स की बात है, फिजिकली जो डिसेबल्ड पीपल हैं, इलेक्शन कमीशन ने मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी कि पूरे भारत के लिए डिसेबल्ड लोगों के लिए, दिव्यांगों के लिए ऐसे कदम जो उठाए जा सकते हैं उसके बारे में आप जिक्र करें, प्लस उसके लिए इंस्ट्रक्शंस बनाएं। तो हमने बहुत विस्तृत स्टडी की, हमने कलेक्टर से, सामाजिक सुरक्षा इनसे, उनसे और संबंधित डिपार्टमेंट से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, प्लस और ज़िले और सीओ से, और उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यक्ति जो भारी डिफॉर्मिटी से सफ़र कर रहे हैं और जो इसके अंतर्गत पीड़ित हैं, उनकी भी हमने कई मीटिंग्स के दौर के बाद में हमने बहुत अच्छे कुछ नियम, कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाए कि किस तरह रैंप, जैसे रैंप है, तीखे रैंप है, आपके हैंडीकैप्ड आदमी वो कैसे तीखे रैंप को चढ़ेगा? आपके यहाँ व्हील चेयर्स का प्रोविज़न नहीं है, आपके यहाँ हेल्पर की ज़रूरत है, आपके यहाँ जो क्यू लगता है, अगर कोई हैंडीकैप्ड है उसको अलग से जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो जो परिधि के बाहर लोगों को रहना है, उस परिधि तक उनको चल के आना मुश्किल है। तो इसलिए हमने बहुत विस्तृत स्टडी करके रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं और उन्हें भारी अच्छे तरह से सराहा गया है ईसीआई ने। और अभी जो हाल में चुनाव हुए श्याम इत्यादि में वो इंस्ट्रक्शंस उसमें लागू हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो हमारे, और क्योंकि हम लोग ने हमारी कमेटी के अंतर्गत था, हमारी अध्यक्षता थी मध्य प्रदेश की, तो हम सबसे पहले ये रिफॉर्म्स अपने प्रदेश में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी भी जो हमारे पोलिंग बूथ्स हैं जहाँ पे ऐसे हैंडीकैप व्यक्ति हैं जो चल नहीं पाते, उनके लिए हमने व्हील चेयर्स की व्यवस्था की है। और जो पोलिंग अपना जो जानकारी है और अपना जो बैलेट है उसको हम लोग ब्राइल लिपि में करने के लिए भी हमने उसमें सुझाव दिए हैं, ताकि ब्राइल लिपि से समझ में आ सके। और जो कई लोगों के लिए जो स्पेशली दृष्टिबाधित है, तो उनके लिए कि एसएमएस भी जाने की व्यवस्था हो कि कम से कम वो सुन सकें। तो ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि मेरा किसी भी दृष्टिकोण से इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर सामान्यतः देखा जाए तो एक नागरिक शास्त्र एक सब्जेक्ट है जो कक्षा 8 तक पढ़ाया जाता है। इस देश का नागरिक कैसा हो, इस देश का संविधान क्या है, संविधान के गठन की प्रक्रियाएं, वो जब पढ़ाई जाती हैं जब बच्चे को पता नहीं होता, लंच बॉक्स से ज़्यादा उसकी समझ नहीं होती। बिल्कुल सही। तो नहीं लगता कि चुनाव, अगर इलेक्शन रिफॉर्म करना है तो जागरूकता उस स्तर से शुरू हो कि हमारे देश के भविष्य को, युवाओं को ये पता हो कि चुनाव क्या है, क्यों करना है और इससे क्या प्रक्रिया हो सकती है। अगर चुनाव आयोग उस दिशा में कदम उठाए, स्कूल में जो तमाम सारी एक्टिविटी होती हैं उसमें ये एक वोटिंग क्यों करना है, वोटर आईडी क्यों बनवाना है, सारे आईडी से जरूरी ये आईडी है, अगर ये वहाँ से शुरू हो तो शायद उसको कवर करने में ज़्यादा आसान है। आपके प्रश्न बड़े इंटरेस्टिंग हैं और आपका जो क्वेश्चनर है वो भी बड़ा दिलचस्प है। मुझे लग रहा है कि आप अपनी थीम बड़ी अच्छे से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ईसीआई की बहुत अच्छी पहल है जो स्वीप एक्टिविटीज़ है। स्वीप मतलब हमारा जो आईईसी कहते हैं जिसे, कि भाई जो पत्रकार प्लस जनता के माध्यम से जो हमारी पब्लिसिटी, उसके माध्यम से इसको एड्रेस किया जा रहा है इश्यूज़। हमारे यहाँ लाखों की संख्या में ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए जा रहे हैं। युवा जो नए कॉलेज में प्रवेश करे तो हर कॉलेज में एक ब्रांड एम्बेसडर, तो वो जाके अपने परिवार में बताए कि आपको वोट करना है और दर्ज भी कराए कि हमारे यहाँ 6 नाम है, 5 नाम है, तो वोटर आईडी में उनका कार्ड बनना चाहिए।
तो एक इस काम के लिए कैंपस एम्बेसडर्स प्लस दूसरे अपने फ्रेंड्स में जागरूकता करना, देन इसमें कुछ प्लेज और कुछ इस तरह का आयोजन करना, जिंगल्स वो शामिल करना। फिर ये जो हमारे यहाँ एक नेशनल वोटर्स डे का आयोजन होता है प्रतिवर्ष जनवरी में, जनवरी 25, उसमें भी भारी मात्रा में युवाओं को इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग हर डिपार्टमेंट की, जो गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट है, स्कूल शिक्षा, ये अतिरिक्त सभी डिपार्टमेंट्स, उनकी हम स्वीप के अंतर्गत बैठक लेते हैं यहाँ हमारे कार्यालय में। तो उनको बताया जाता है कि वोटिंग का क्या महत्व है, क्यों आपको करना चाहिए, और नहीं चाहते हो तो नोटा करो परंतु कुछ तो करो। और आपको हैरत होगी कि एक मध्य प्रदेश जैसा स्टेट भी, जहाँ पे आप सोचते हो कि कई जगह लोग पूरे पढ़े लिखे ना भी हों, तो भी उन लोगों ने इवन रूरल एरियाज़ में नोटा का उपयोग किया है, जो एक अच्छी पहल है कि वो दोनों को नकारना चाहते हैं कि हमारे लिए ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो मतलब अगर मतदाता ये समझ रहा है, ये चीज़ें अभी अपनी, जैसे कहते हैं कि एक लिटरेट कंट्री में या एक बहुत अच्छी व्यवस्था वाली कंट्री में शायद और ज़्यादा है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोग कोई चरम सीमा या ऊपर का 100% नहीं पहुंच पाए, पर डेमोक्रेसी इवॉल्व करती है, डेमोक्रेसी समय समय से बढ़ती है। तो उस बढ़त में ये निर्देश भी, अभी जैसे ईसीआई का पहले क्या माना जाता था, हम लोग के ऑफिस में माना जाता था कि भी वोट कराना है, बाकी का टाइम आप क्या करोगे। अब हम लोग के यहाँ इतना लोड होता है कि हम ही नहीं समझ पाते कि लोड कैसे ख़त्म करो। हर एक व्यक्ति का अब आप दोबारा उनका वोटर आईडी चेक करो, सही है गलत है, डबल एंट्रीज है नहीं है, उनके नाम के करेक्शन है नहीं है, अब वोटर उनका कार्ड है, कार्ड कितनी देर चलेगा, लास्ट लंबा करना चाहिए, इतना भी एरर नहीं होना चाहिए, मल्टीपल एरिया वो एक अलग, फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट से बैठ रखो, उनको जागरूक करो वो। तो इस तरह इतनी गतिविधियां होने लगी, ट्रेनिंग, मास्टर ट्रेनर्स डेवलप करना, फिर जैसे ये फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए रिफॉर्म्स हम डील कर रहे हैं, उसी तरह अन्य स्टेट किसी और मसले को डील कर रही है। तो ये सब इनोवेशन है और सब धीरे धीरे उसी तरफ प्रक्रिया है कि हमारी सोसाइटी को किस तरह एक बेहतर हम लोग डेमोक्रेसी दे सकें। तो चुनावों में भी खूब सुधारों का दौर जारी है। अगर मैं आपने अभी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दो भागों में विभक्त किया, जो हमारे देश की वाकई में परिस्थिति भी है, लेकिन अगर वोटिंग की बात करें, जी हाँ, मत प्रतिशत की बात करें, तो चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों की जनता ज़्यादा भाग लेती है। शहरी क्षेत्र के लोग क्रिटिक्स हो सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, सुधार की बात कर सकते हैं, लेकिन आज भी वो वोटिंग में जाने से वो, हाँ, तो अगर वो शहरी क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत निकालें और ग्रामीण क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत निकालें, तो अवेयरनेस की आवश्यकता तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। शहरी क्षेत्र में सब जानते हैं कि इससे क्या होता है, बावजूद इसके वोटिंग शहरी क्षेत्रों में कम होती है। इसको आप क्या मानती हैं, क्या है आखिर? अच्छी बात नहीं है, शेमफुल कि हम लोग अगर ये सोचते हैं कि भी हम लोग एक दिन छुट्टी मनाना चाहते हैं, घर बैठना चाहते हैं, या कि हमें परवाह ही नहीं है कौन आ रहा है, हर तरह से ये कोई अच्छी चीज थोड़ी है। इट्स अ शेमफुल थिंग। जी जी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। करीब 100 से ऊपर हम जयंतियां मनाते हैं, जी हाँ, तमाम सारे उत्सव मनाते हैं, दिए जलाते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, रावण भी जलाते हैं, टोपियां पहनते हैं, सेवइयां खाते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए छुट्टी होनी चाहिए, जो इस देश से सारी समस्याओं की छुट्टी कर सकता है, आपको नहीं लगता कि जब अवकाश जब मतदान किसी राज्य में हो या क्षेत्र में हो, तो वहाँ अवकाश घोषित कर दिया जाए, ताकि जो लोग समय के रोने की वजह से नहीं जा पाते, उनको इतना समय मिल जाए कि कम से कम देश के लिए वो एक ठीक कदम उठा सके। क्योंकि 80% जनसंख्या तो प्राइवेट सेक्टर में, पूरा देश तो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है। नहीं, अच्छी बात है। आपके माध्यम से भी अगर कोई अच्छा सुझाव आओ तो कई बार होता है कि हमारे जहन में नहीं रहती है बात। प्राइवेट सेक्टर कहता है 9:30 बजे आना, वोट डालना हो नहीं डालना हो, आपकी डबल सैलरी कट जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो जनसंख्या एक बहुत बड़ी जनसंख्या, जो सरकार से पैसा ले रही है, वो तो सरकार उसको रिलैक्सेशन दे रही, लेकिन जो एक प्राइवेट सेक्टर में लोग जो काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कंपनीज में काम कर रहे हैं, कोरियर्स में काम कर रहे हैं, वो उनके लिए तो वोटिंग से ज्यादा अपना काम उस दिन महत्वपूर्ण होता है। तो कहीं ना कहीं इस देश, आपको लगता है कि उनको जाने भी नहीं देते हैं बिल्कुल वोट करने के लिए? अगर छुट्टी नहीं देंगे तो आदमी अपनी सैलरी तो शायद छुट्टी नहीं, शायद उनको 1-2 घंटे के लिए, मुझे जो जानकारी है बताया जाता है आमतौर पे कि
जहाँ पूरी छुट्टी नहीं देते वहाँ कुछ समय के देते। लिए जाने ये देते। व्यक्ति विशेष पर निर्भर है, लेकिन अगर ये कानून बन जाए कि नहीं इस दिन तो आपको छुट्टी रखनी है, आप भले एक छुट्टी वाला दिन कवर कर लो, अगर इलेक्शन कमीशन इस पर विचार करे तो शायद वोटिंग प्रतिशत में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। आपका मुद्दा भी हम लोग विचारों में रखेंगे। कभी हम लोग इलेक्शन कमीशन जाते हैं तो इस मुद्दे को भी हम डिस्कशन में लाएंगे। जी जी। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग एक कैंपेन चलाता है कि आप वोटिंग में जाएं, पिछले चुनाव में बहुत अच्छा कैंपेन चला, वो एक निरंतर प्रक्रिया बन जाए, हर विभाग चुनाव आयोग के इस प्रचार को अपने प्रचार में शामिल करे, एक लाइन जरूर चुनाव आयोग की डाले, तो एक तो चुनाव आयोग का खर्च कम हो जाएगा। उस समय पर प्रचार करना, बम्पर प्रचार करना जरूरी है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया में अगर नगर निगम का होर्डिंग लगाए कि शहर को स्वच्छ रखें, दिमाग को भी स्वच्छ रखें और जब जरूरत हो तब वोट जरूर करें, तो ये कोऑर्डिनेशन अगर हो जाए तो जो प्रचार है वो व्यापक हो जाएगा और चुनाव प्रक्रिया और वोटिंग इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी कि हर व्यक्ति को समझ में आएगी कि इस देश में चाहे नगर निगम हो, चाहे स्कूल शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुविधा हो, सामान्य प्रशासन हो, अगर सबको दुरुस्त करना है तो एकमात्र औजार और हथियार वोटिंग है। बिल्कुल सही। ये प्रयास भी है, परंतु प्रयास कहाँ तक सार्थक है ये एक प्रश्न चिन्ह है। जी जी। नहीं, हम खुद फील करते हैं कि बहुत सारी जगह में जब हम चाहते हैं कि भी समग्र रूप से आपका एक कैंपेन हो या एक होर्डिंग लग रही है तो एक लाइन उसमें शामिल हो, ऐसा हम लोग के द्वारा भी चाहा जाता है, पर अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, जो कि आई थिंक सही है कि अगर एक साथ वो हो तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे अपना मैसेज जल्दी और अच्छा जा सकता है और कारगर हो सकता है। बिल्कुल आपसे सहमत। अंतिम प्रश्न आपसे, इस प्रदेश की और देश की जनता के लिए आपका संदेश। इस देश और प्रदेश की जनता के लिए संदेश यही है कि एक तो आप समझिए कि चुनाव एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपके हमारे कंधों पर है और हम सबकी भागीदारी उसके लिए बहुत बहुत अहम और आवश्यक है। तो एक तो वोट करने अवश्य आएँ, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है और कितनी मशक्क़त से मिलती है ये शायद आप जानते हैं। हम लोग जब इंडिपेंडेंट नहीं थे तो हमारे क्या हक थे, आज हमको जो कुछ मिल रहा है हमारी डेमोक्रेसी, हमारे प्रजातंत्र करके मिल रहा है, तो हमारा कम से कम इतना दायित्व तो है कि हम जाकर वोट डालें और एक अच्छी गवर्नमेंट को चुनें, क्योंकि अच्छी गवर्नमेंट ही हमें हमारी देश की तरक्की में योगदान दे सकती है। तो वोट ज़रूर करें और अपना नाम दर्ज ज़रूर कराएं। धन्यवाद। चुप रहकर तूफान उठाया जा सकता है, एक वोट से शोर मचाया जा सकता है, और ये वोट जिसके साथ खड़ा हो जाता है वो सरकार बन जाता है। इससे किसी को ऊपर और नीचे गिराया जा सकता है। आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है और इस मतदान प्रक्रिया का आप हिस्सा अभिन्न रूप से बने। विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न प्रश्नों का आपने जितने सहज तौर से, जितने स्पष्ट तरीके से जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत आभार। जो आपके अंतिम पंक्तियां थी बहुत ही प्रेरणादायक थी। आपने जो अभी कहा, अगर इसका मूल्य हर नागरिक समझे तो बहुत बहुत मूल्यवान वाक्य आपने बहुत अच्छे से बोले हैं और मैं चाहती हूँ कि जनता उस पर तवज्जो दे और उसी प्रकार चले, तो बहुत खुशी की बात होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।